ओके, तो आइए अब पार्ट 7 में चलते हैं। ये अपील के बारे में बात करना है। अब अपील कहां से है? 96 से लेकर 1112। यहां पर तीन प्रकार की अपीलें महत्वपूर्ण होती है। पहला तो देखिए, एक तो होता है निर्णय, तो निर्णय की अपील होती है, ठीक है। और दूसरा होता है आदेश, ऑर्डर भी तो होगा, तो ऑर्डर की भी अपील होती है। तो जो निर्णय होता है, जैसे मूल निर्णय, तो मूल निर्णय की अपील हुई, ठीक है। जैसे ओरिजिनल जजमेंट आया उसकी अपील। और देखिए यहाँ पर जो दूसरी अपील होती है, इसे कहते हैं सेकंड अपील। जो मूल निर्णय में जो आदेश पारित किया गया है, आप हायर कोर्ट में, उसकी भी आप क्या करना चाहते हो? अपील करना चाहते हो, उसे कहते हैं सेकंड अपील। फर्स्ट अपील, सेकंड, ठीक है। अपीलीय निर्णय की अपील ये है आपके 96 से लेकर 99, ठीक है। और ये आपका है 100 से लेकर 103, 99, ठीक है। कौन से? तो ये दो प्रकार की अपीलें हो गई आपकी। पहली तो ओरिजिनल डिग्री की अपील, और दूसरा क्या है? अपीलीय निर्णय की अपील। कौन सा समझ में आ गया आपके? जैसे देखिए, आप ए कोर्ट में गए, ए कोर्ट की अपील कहां हो रही है? बी में। अब बी की भी आप क्या कर रहे हो? उससे भी संतुष्ट नहीं है, उससे आप अपर हायर कोर्ट में जा रहे हो, उसे कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अपीलीय डिग्रियों की अपील। तो ये सेकंड अपील कहते हैं इसे। और तीसरी जो है वो है आदेशों की अपील। अब कुछ ऑर्डर्स भी होते हैं, उनकी क्या होती है? अपील होती है। जैसे स्टे लगा दिया, उसकी अपील करोगे नहीं, वो कहां पे जाती है? ऑर्डर इसमें जाती है, ठीक है। ये है कितना है? 104 से लेकर 106 तक है। इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, पर बाद में देखेंगे, है कि नहीं। आइए, नेक्स्ट अपील कौन सी है आपकी? ये नेक्स्ट अपील है साधारण, जनरल प्रोविजंस दे रखी है, साधारण उपबंध दे रखे हैं। ये दे रखे हैं आपके 107 से लेकर 108। और देखो, सुप्रीम कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है 132, 33, 34, 34 है, ठीक है। तो वहां पर 109 से लेकर 112 अपील के बाद दो तरह की अपील, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ठीक है। फिर आदेशों की अपील, साधारण जनरल वाली बात है, और सुप्रीम कोर्ट में। आइए पार्ट 8, पार्ट 8वां क्या कह रहा है? तीन चीजों की बात कर रहा है। और सर इसका सीक्वेंस कई बार याद नहीं रहता हमें, इसका सीक्वेंस याद नहीं रहता। तो पहला क्या कहता है? निर्देश। निर्देश को क्या बोलते हैं? रेफरेंस, ठीक है। 113। फिर रिव्यू 114। और चौथा है, तीसरा है रिवीजन। अब कई बार क्या है, जब हम छोटे थे ना, जब छोटे क्या मतलब पहली बार पढ़ते थे, तो हमें प्रॉब्लम होती थी कि यार किस पे आ रहा है, रिवीजन कौन सा सेक्शन में दे रखा है। ये डायरेक्ट सेक्शन पूछे जाते हैं कई बार, और ये मेंस में भी पूछा गया है। अब सारा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से? 114। हाँ सर, ये तो क्वेश्चन बनता ही है। 113 का प्री में आया था क्वेश्चन, रेफरेंस है। 113 का प्री में से आया है, प्री में से भी आया है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हम क्या सेक्शन लिखने में प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, अगर आपको अल्फाबेट आते हैं ना, तो आप इसका आसानी से कर सकते हैं। अल्फाबेट में क्या है? आर सब में बराबर है, आर ई सब में बराबर है। इसके बाद सबसे पहला कौन शब्द आएगा? एफ पहले आता है या वी पहले आता है या वी पहले आता है? तो एफ पहले आता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ भी बी आ रहा है, यहाँ भी बी आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, यहाँ भी आई, या ऐसा आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है। ये समझ में आ गया आपको? तो ये सीक्वेंस से आप पता लगा लीजिए। ऐसे ही जब आप डेफिनेशन क्लोज करते हैं, अभी हम डेफिनेशन क्लोज पढ़ेंगे, वहां भी इसी सीक्वेंस से याद किया जाता है। इस बार 10 क्वेश्चन आए डेफिनेशन क्लोज से, और बच्चे ध्यान रहे, इस बात को ध्यान दें। अगर आपने केवल टाइटल हेडिंग कर लिया, तो 50% आपने आरजेएस की प्रिपरेशन कर ली। जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, उनके केवल टाइटल हेडिंग याद कर लो। अंदर का कंटेंट की बात नहीं कर रहा मैं, केवल टाइटल हेडिंग
राइटिंग ही याद करने से आपने 50% स्कोर कर, ये बात समझ लीजिए। इस बार कम से कम 10 से ज्यादा टाइटल बेस्ड क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन। ऐसे ही जेलों में भी पूछे गए, जेलों दिया था ना, नहीं दिया था, जेलों में तो टाइटल बेस्ड ही क्वेश्चन। आरचेस का तो चलो छोड़ो एक बार, क्योंकि एक दो पूछेंगे, क्योंकि आप बहुत स्टैंडर्ड वो क्या है, बहुत इजी लगता है हमको। हेलो, ठीक है, तो ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया 8 तक। आइए 9 पार्ट 9। पार्ट 9 किसके बारे में कह रहा है? विशेष उपबंध, अलग कोई प्रोविजन दे रखा है, तो विशेष कोई प्रोविजन है वो यहां पर दे रखा है। ये है अपने 116 से लेकर 120, ठीक है। और लास्ट में क्या है? 10, पार्ट 10 क्या है? रूल्स, ठीक है। और मिसलेनियस, ये तो सब चीजें हैं। पार्ट 11 मिसलेनियस, ठीक है। प्रोटीन 132 से लेकर 158, इसे बिल्कुल मिस आउट मत करना, क्वेश्चन आते हैं इधर से। क्योंकि देखिए 120, देखो पूरा पूरा सीपीसी यहाँ तक 115 100 तक यहाँ पर है, 116 से लेकर 158, ये एक एक लाइन के सेक्शन है, पर इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया मतलब क्या कहीं यूज नहीं हो रहा, चीज जरूरी भी पड़ जाती है। प्रक्रिया का मतलब मिसलेनियस, कुछ चीज छूट जाती है जो हम, तो एक ही सेक्शन है, एक ही चीज है, उसको अलग अलग चीजों तरह से रखा है। हाँ, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, कितने सारे सेक्शन है यहाँ पे इस छोटे से उसे ब्लॉक, ठीक है। तो इसको भी स्किप नहीं करना है, ये है। तो आपको सेक्शन का समझ में आ गया, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं ऑर्डर्स की तरफ। अब हम ऑर्डर्स की तरफ चलते हैं। ऑर्डर्स कितने हैं? 51, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चार्ट याद करना है आपको, जब तक ये चीजें याद नहीं, क्योंकि एकदम क्लिक वही करेगा, अरे यार रेफरेंस किस पे दे रखा है, डिवीजन किस में दे रखा है, नहीं समझे, कमीशन कहां दे रखा है, ये सब एकदम क्लिक होनी चाहिए आपके। तो आज की क्लास का जो मोटिव है वो यही है कि आप इसको याद करें, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा चीज आएगी नहीं। और जो प्रैक्टिस करता है वो तो क्या है, डेली रूटीन में याद हो ही जाता है आपके। पर जिस तरह से मैंने बनाया, जैसे बना के देखो। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चे क्या अपने आप को समझते हैं कि आ गया, और प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं समझे। कलम और कॉपी उठा के देखते ही नहीं। आपको कलम कॉपी उठा के देखो। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि अपनी कॉपी में दोबारा देखना, रिवीजन का मतलब है कि कॉपी बंद और अपने हिसाब से, ये होता है रिवीजन। चीज आगे समझ में? आप क्या करते हो कि कॉपी को दोबारा रिवीजन करते हो, हाँ देख लिया, ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन वो होता है कि बंद हो गई कॉपी और फिर अपने हिसाब से लिखा, और कुछ गलती हुई फिर देखा, फिर पूरा देख के फिर लिखा पूरा, उस पर संशोधन नहीं करना है, फिर बार बार में लिख के प्रैक्टिस करनी है, इसे कहते हैं रिवीजन। और आप लोग रिवीजन ही गलत करते हो। इस तरह से लिख लिख के याद करोगे, मैंने बताया था कितनी कॉपी में लिखा है, तब जाके चीजें यहाँ पर आती है कि यार भूल गया, चलो यहाँ तक है। हाँ, आधा आधा कर सकते हो कि पहले यहाँ तक ले लो, फिर यहाँ तक ले लो, यहाँ तक पार्टली डिवाइड कर लो। ऐसे एक साथ याद नहीं हो रहा था, पार्टली डिवाइड कर लो, और फिर ओवरऑल में पूरा याद कर लो। 10 मिनट से ज्यादा रिवीजन नहीं होना चाहिए आपका, 10 मिनट चाहिए बस रिवीजन करने के लिए, क्योंकि माइंड बड़ा एक्टिव है हमारा। अभी अमेरिका पहुंच जाए, ये तो इतना शार्प माइंड है, तो उसको थोड़ा एक्टिव करो। और एक बात बता दूं मैं आपको, आप सब जब तैयारी कर रहे हो, चमत्कार कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है ना पेपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब वो 2 घंटे या 3 घंटे क्लास में बैठोगे ना, उस वक्त, और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, पेन लिखने की 25 क्वेश्चन है, 2 मिनट तो दोगे कम से कम, 1 घंटा तो यूं ही निकल गया। चलो 1 घंटा यूं निकल गया, और जो बाद के जो लेंथी क्वेश्चन है ना, जिसमें क्या है आपका आंसर राइटिंग लिखनी है, जजमेंट राइटिंग लिखनी है, उसको चाहिए आधा घंटा। तो अगर आपकी स्पीड नहीं हुई, 2 मिनट का मतलब बहुत कम होता है। 2 मिनट किसको पता है? 2 मिनट बहुत कम होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, लिख की लगातार, तो ये टाइम ऐसे निकल जाएगा, अफसाना के पूरे 40 मार्क्स का क्वेश्चन इसीलिए छूट गया। एंड में 24 तक आते समय खत्म, और एंड के 20 क्वेश्चन का छूट ही गया, नहीं तो इस बार सिलेक्ट हो जाती।
तो यहाँ पर मैनेजमेंट भी देखना है। और ये कब होगा, जब आप पेन से दोस्ती करोगे, या फटाफट लिख के देखता हूँ, फटाफट लिख के देखता हूँ, क्योंकि जब तक आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लिख लिख के याद नहीं की, नहीं होगा। केवल मुंह जबानी याद नहीं, कई बार पेन रुक जाता है, सोच आ जाती है, वहां पे तुरंत पेन चलना चाहिए। सोचने का तो टाइम नहीं है, 2 मिनट, और बीच में मैंने 1 सेकंड भी नहीं दिया। 1 घंटा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है कि 25 क्वेश्चन में, और जजमेंट राइटिंग में 100% दिमाग लगाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे यार 1.5 घंटे तक तो है ना, मैं ये वाला पेपर कर लेता हूँ। गलत, ये पेपर 1 घंटे में हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग तो इधर लगाना है। ये 40 मार्क्स इसे कि कैसे फ्रेमिंग करनी है, कौन सा न्यायालय आएगा, कौन सा चार्ज बनाऊं, कौन सी बातें लिखूं, कौन सा PW1 PW2 सबकी बातें। तो दिमाग कहाँ लगेगा आपका, यहाँ पे। और बच्चे क्या करते हैं, इसी को आंसर लिख के आ जाते हैं, वो इनसे सिलेक्शन, और वो तो देखता ही है। मैंने क्या कहा, 50% लेके चलता है। आपने 80 मार्क्स का स्कोर किया, कितने आएंगे, हो जाएगा सिलेक्शन 40 में। और चलो मान के चलो इसमें 40 आ गए, बच्चे पूरे पूरे दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन लिख के, उसमें फिर भी आधे आधे नंबर दिए सब में। 40 और 40 कितने होते हैं, 80 और 80 आपके उसमें 25-25 भी आ गए। किसमें, हिंदी इंग्लिश में 50 कितने होते हैं, 40 80 और सिलेक्शन। 25 मार्क्स बोले हिंदी इंग्लिश में, 50 मार्क्स बोले दोनों मिला के, तो भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप इस बात को व्यू रचना देखिए, क्योंकि ये जो प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है, ये 40 आप मान के चलिए 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का है, 6 नंबर तो देगा ही देगा, आधा तो कम से कम यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं आपके 40 में से, तब जाके आप क्या है। मैं अभी भी 40 में से 50% लेके चल रहा हूँ, तब जाके होंगे आप सिलेक्ट। रीडिंग ड्राफ्टिंग के लिए कोर्ट में जाओ, फाइल देखो कैसे क्या लिखा हुआ है, कैसे नहीं लिखा हुआ है, तब जाके। मैं केवल इतने का पढ़ाऊंगा, समझ में आ रही है आपको, 160 मार्क्स का पढ़ाता हूं मैं आपको मात्र। बाकी का 335 का होता है पूरा का पूरा पेपर, आप देख लीजिए। 175 का मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, जिसमें से 200 मार्क्स आपके कितने हैं, 100 मार्क्स तो हिंदी इंग्लिश, और कितने 160 और 300 140 नहीं सॉरी 50, ठीक है 190 इतने बैठता है, प्लस आपके 35। इतने मार्क्स का तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ आपको, नहीं पढ़ाता। और बच्चे क्या सोचते हैं, मेरे भरोसे बैठे रहते हैं। अरे भाई 160 केवल रीडिंग ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ा रहा, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, इंटरव्यू तैयारी नहीं करा रहा, तीनों अलग अलग है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना है। इंटरव्यू के लिए आपको क्या है, अपना बोलने का, मैं बोलता ना बोलो, बोलने का हैबिट बनाओ। 5 मिनट नहीं बोल पाते, 25 मिनट का इंटरव्यू होगा, हवा निकल जाएगी। 45 मिनट भी चलता है, अगर बच्चा बहुत अच्छा है ना तो 45 मिनट भी चलता है। केवल सोचने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपने बोल दिया, कंटिन्यू बोला सर मैं बताना चाहूँ, जो आगे आपके हाथ खड़ा करता है ना कि सर मैं बताऊं, उसका होता है कॉन्फिडेंस। और जो बोल रहा है कि यार इससे पूछ ले इससे पूछ ले, उसका खुद ही कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो आप आगे होके बोलिए सर मैं बताने का प्रयास करूं, ये प्रयास ही तो है कि सर मैंने क्या है अंतर्विभाषी बात पढ़ लिया और उससे ये कंटेंट है सर बताऊं क्या। ये जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तो आपका सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलने से है। चुप रहने से, ज्ञान को अंदर बैठने से कोई नहीं पता चलता। हमें कैसे पता चलेगा आप इंटेलिजेंट हो, बोलने से तो पता चलेगा। तो इंटरव्यू तैयारी सेल्फ होती है, बस हम आपको कंटेंट बता देंगे, आपको बोलना है, नहीं समझे। और हिंदी इंग्लिश की तैयारी कौन करेगा, जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहते हो सोशल से, सोशल यानी सामाजिक रूप से कनेक्ट रहते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थॉट्स, जितने अच्छे थॉट्स आएंगे उतने अच्छे विचार आएंगे। अफसाना ने बोला सर मेरे हिंदी का लिखती गई, कितने नंबर आए अफसाना हिंदी में? 23। हाँ 23 मार्क्स। और कहा वो लड़की बोलती थी, मैं एक ही बात बोलता था, जब तक अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा शरीर नहीं बनेगा, अच्छे विचार एडॉप्ट नहीं करोगे तो कहां से आएगा, लिख कैसे पाओगे आप। तो अच्छे विचार के लिए अच्छी अच्छी किताबें, न्यूज़पेपर, थॉट्स अच्छे आए कब आएंगे, जब आप अच्छी चीज पढ़ोगे। अच्छी चीज पढ़ नहीं रहे आप, ऐसे चल रहे। तो उसके लिए तैयारी स्वयं करनी होती है। 100 नंबर की तैयारी 50-50 मार्क्स की, 135 मार्क्स की मैं नहीं कराता। और ये जजमेंट राइटिंग के लिए मैं बोलता हूँ, कोर्ट में जाना है,
आधा घंटा 1 घंटा जाके लाइब्रेरी में बैठो, कोई भी दोस्त बनाओ, उनकी फाइलें जस्ट पढ़ो, केवल एक फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट देखना है। ये सारे सीनियर्स है, हिमांशु जी, चंदन जी, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। आप जाइए तो सही कोर्ट में, पूरा बताएंगे कि कैसे क्या होता है, आरोप किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से नहीं होता, सूट फाइल कैसे होता है, सेक्शन 9 का कैसे होगा, सेक्शन 13 का कैसे होगा, हिंदू मैरिज एक्ट का। एक बार देखिए तो सही, कब्जे के लिए विवाद कैसा होता है। हिमांशु जी, हाँ सर। हेलो, आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए, जो बच्चे आए ना, तो इनको जैसे अगर कोई चीज निकालता नहीं, कई एडवोकेट्स होते हैं जो चार्ज फ्रेम होती है ना, तो चार्ज फ्रेम का क्या कागज नहीं लेते, नहीं समझे सर मैं एक काम करूंगा, कल है ना, मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं आपको एक फाइल दूंगा सर। ओके, कंप्लीट कवर टू कवर फाइल है और मेरी फाइल है, उसको डिसाइड भी मैंने ही करवाया है। अच्छा, आप नहीं करवाया? हाँ, तो आपको वो फाइल दूंगा, उसमें ऑर्डर शीट्स भी कंप्लीट है, चार्ज भी कंप्लीट है, एविडेंस भी कंप्लीट है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी पूरा है। तो उसकी कॉपी करा के एक बार उसको देख लेंगे। वो सिविल की फाइल दूंगा पहले, फिर क्रिमिनल की फाइल दूंगा। सबके इश्यूज बन रहे हैं, सिविल में इश्यूज बन रहे हैं, कवर टू कवर है सर। बस कोई इशू नहीं है, आप एक फाइल दे देना मेरे को, ठीक है? अभी पहले सिविल की दे दूंगा सर कल, और 2-1 दिन में क्रिमिनल की भी दे दूंगा। हाँ, सिविल की पहले दे दो मुझे, है? ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपको देखनी है, ये चीजें मैं नहीं कराता, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। क्योंकि एडवोकेट बार बार में कहते हैं कि ना अच्छे एडवोकेट नहीं आ रहे, अच्छे जज नहीं आ रहे, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं, कभी कोर्ट में गए ही 5 ईयर कॉलेज निकाला, अच्छा कोचिंग किया और आ गए, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कोर्ट में चल क्या रहा है। तो 2 या 3 घंटे जाइए, जब आपको वाकई बनना है ना, तो उसमें कूदना पड़ता है, उसमें घुसना पड़ता है, अगर जज बनना है। तो ये चीजें 40 मार्क्स या 100 मार्क्स, ये 33 मार्क्स, ये मैं नहीं कराऊंगा प्रैक्टिस। मैं केवल ये 80 और इसकी गारंटी देता हूँ, और एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा 160 में से, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी तो देखिए ना अपना अलग से, 175 मार्क्स से कौन देखेगा 100 उसका। तो थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, क्या है, इतना वो नहीं है ना, इसीलिए लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है। देने चले जाते हैं, फिर भी क्या है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेशन का ही सेक्टर ही है। क्योंकि जब तक आपको जीस्ट पता नहीं चलेगा, जब तक आप मेहनत कड़ी नहीं करोगे, इससे पार नहीं हो पाओगे आप। सबसे कठिन है, मैं हम भी कह रहा हूँ, आरएस पे तो फिर भी 900 800 चांसेस बनता है, या गिनती के 50 100 200, पहली बार हिस्ट्री में 222, पहली बार इतिहास है। तो समझो आप, सच कोई वो नहीं है, आसान वो गेम नहीं है। आइए अब, ऐसे लंबा तो बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा सा इसको ऐसे पार्टली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो पार्ट ए कहां से कहां तक था, सेक्शन के आधार पर देखें तो 1 से लेकर 35, ठीक है? अब इसको हम विद ऑर्डर करते हैं, ठीक है? कि इस 135 में कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं। अब देखो यहां पर आपको पूरा लॉ क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरह से क्या होता है, ठीक है? तो ऑर्डर 1, पक्षकार, भाई कौन कौन सी पार्टीज होंगी। सबसे पहले बता रखा है कि पक्षकार कैसे होंगे, कौन केस आयत लेके आए, कौन नहीं जाए। ये समझ में आ गया? कौन पार्टी, गलत पार्टी को जोड़ लिया तो उसका क्या प्रभाव हुआ, फालतू में एक नाम जोड़ लिया, उसको भी पार्टी बना दिया, हटा देंगे, नाम काट देंगे, नहीं समझे? और कोई पक्षकार नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पक्षकार नहीं है, पर बहुत सारे ग्रुप लोग हैं, पूरा कॉलोनी का मामला आ रहा है, तो हर किसी को पक्षकार थोड़ी बनाएंगे, उनमें से एक आदमी को प्रतिनिधित्व दायित्व दे देंगे, प्रतिनिधिवाद, रिप्रेजेंटेटिव सूट लिखा है। तो यहाँ पर कौन पक्षकार होगा, कौन नहीं होगा, ये सब का बात समझ में आइए। आइए ऑर्डर 2 कहता है कि जो पक्षकार आएंगे, ठीक है, जो वाद बनाया जाएगा, वो वाद कैसे करेंगे, वाद की विरचना, कि भाई फ्रेमिंग ऑफ जो सूट होगा वो किस तरह से होगा, क्या क्या कंटेंट आएंगे सूट के अंदर। ऐसे नहीं सारी बातें लिख दो, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, नहीं समझे? तो वहां पर वाद की विरचना किस तरह से की जाएगी, किस तरह से नहीं की जाएगी, वो सारा ऑर्डर 2 के अंदर बता रहा है। फिर ऑर्डर 3, लीडर, मान्यता प्राप्त, ठीक है? लीडर कौन होगा, कौन नहीं होगा, किसे कौन नियुक्त किया जा सकता है, किसे नियुक्त किया जा सकता है, या वकील से संबंधित सारी बात बता रहे। पक्षकार खुद भी कर सकता है या फिर उसका ऑथराइज एजेंट भी कर सकता है। ये समझ में आ गया ना आपको? ये क्या है?
ऑर्डर 4, अब देखो यहां से चीज स्टार्ट होती है, वाद का संस्कृत किया जाना, पक्षकार मिल गए, प्रेम हो गया, उनमें वकील भी मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, इंस्टीट्यूट होगा वकील के माध्यम से वादों को संस्कृत करना, पूरा कोर्ट के माध्यम से आई है, एक भी ऊपर नीचे नहीं है सीपीसी के खाते। फिर बाद में जब वाद संस्कृत हो गया है तो क्या किया जाता है, पढ़ा दीजिए, समन के बारे में पूरा देख लीजिए, समझ में आ गया। अब समन के बारे में सारा समन भी हो गया है, ठीक है, समन के बारे में बता दिया, तो ऑर्डर 6 ये कहता है अभिवचन, इसे क्या कहते हैं, प्लीडिंग। एक शब्द आता है ड्राफ्टिंग, एक शब्द होता है प्लीडिंग। क्या अंतर है प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, पढ़ाया आपने सब्जेक्ट, पढ़ा तो होगा, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट आया। देखिए जो प्लीड होता है वो केवल और केवल वाद पत्र और जो स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट होता है उनके बारे में कहता है, तो उसको कहता है प्लीडिंग, कि किस तरह से उसका जो प्रारूप बनेगा वाद का, सूट का, उसको प्लीडिंग कहते हैं। परंतु ड्राफ्टिंग मतलब सेल एग्रीमेंट, विल, जितने भी ट्रांजेक्शन अदर माध्यम से, इनको छोड़ के अदर माध्यम से जितने भी फॉर्मेट बनते हैं उनको ड्राफ्ट करते हैं, उनको क्या किया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, प्लीड किया जाता है, इसे प्लीडिंग कहते हैं। तो अभिवचन में क्या शामिल है, वाद पत्र और लिखित कथन शामिल है, और ड्राफ्टिंग में हर चीज शामिल होती है, चाहे आप सेल एग्रीमेंट बनवाइए, वसीयत बनवाइए, किरायानामा बनवाइए, तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि नहीं होता, वो सारे फॉर्मेट किस पे होते हैं, ड्राफ्टिंग, बोलेंगे नहीं। कोई जेलों में क्वेश्चन आया था, अभिवचन में सम्मिलित है वाद पत्र और लिखित कथन, केवल, आगे बात समझ में, केवल यही दोनों को होते हैं, सम्मिलित होते हैं अभिवचन। अभिवचन मतलब प्लीडिंग, प्लीडिंग करने, प्लीड करने जा रहे हो कोर्ट के अंदर, तो किसके माध्यम से आएंगे, या फिर वाद पत्र के माध्यम से, या फिर, ये समझ में आ गया, प्लीड मतलब प्लीड से समझना, ठीक है। अब वही चीज है, ऑर्डर 7 में वाद पत्र बता दिया कि वाद पत्र किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह नहीं होगा, कौन होगा वाद पत्र जो लिखेगा, वादी, उसका नाम, पता, सब कुछ, रजिस्टर्ड पता, सारी चीजें होगा, वाद को कब नामंजूर किया जाएगा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, न्याय शुल्क लेने का, सभी चीजों, समझ में आ गया, कब संशोधन किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता वाद पत्र, तो ऑर्डर 7 सारी बात करता है। फिर जब वाद पत्र पेश कर दिया तो हमने सामने वाले को समन किया था, अब वो समन में क्या देगा, लिखित कथन देगा, रिटर्न स्टेटमेंट देगा, आगे बात समझ में, देखो कितना सीक्वेंस चल रहा है। आइए, वाद पत्र आ गया, लिखित कथन आ गया, अब क्या होता है, अब ऑर्डर 9 ही कहता है कि जब हमने दोनों जारी कर दिया, उसने लिखित कथन दे दिया, और जिस दिन पहली सुनवाई हुई उस दिन वो नहीं, एब्सेंट हो गया, अनुपस्थित हो गया, तो पक्षकार की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव रहेगा, देखो पहले ही बता रहा है कि हमने क्या है, वैसे तो देखो वाद कथन, देखो प्रैक्टिकली समझो, सूट फाइल कर दिया, रिटर्न स्टेटमेंट दिया, कोर्ट एक तारीख दे देता है, इस तारीख को दोनों पक्षकार आएंगे, उसको कहते हैं फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट, क्या कहते हैं, प्रथम सुनवाई, वाद की प्रथम सुनवाई। वैसे देखा जाए तो ऑर्डर 15 में बता रखा है, ऑर्डर 15 में बता रखा है वाद की प्रथम सुनवाई, पर उससे पहले ही पक्षकार नहीं आए तो वो सारा ऑर्डर 1 से लेकर ही लिखा है। अरे बात समझ में, आइए देखें क्या कहता है, ऑर्डर 9 कहता है अनुपस्थित, कि जब वाद की सुनवाई हुई और उस दिन कोई पक्षकार नहीं आता है, वादी या प्रतिवादी, यहाँ पर वादी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों बात करेंगे, तो उसका क्या प्रभाव हुआ, तो वहां पर क्या होगा, वो सब हम ऑर्डर, ये समझ में आ गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, ऑर्डर 9 रूल 6, क्या है ऑर्डर 9 रूल 6, ऑप्शन है वो मतलब आदेश है, वो डिक्री का नहीं है, 13 में है वो, तो मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्स पार्टी नाम सुना है यहाँ पर, एक्स पार्टी ऑर्डर, डिक्री नहीं है, हाँ वो तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या करें, एक्स पार्टी कर देते हैं, सामने वाला नहीं आ रहा, तू वाद लेके आ, और उसके खिलाफ में क्या कर देते हैं, एक्स पार्टी, समझ में आ गया, तो यहाँ पर एक्स पार्टी हम देख लेंगे।
उसको एक्स पार्टी जीसीएल ऑर्डर आ गया है, उसको नामंजूर कब करने के लिए उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, आइए, वही फर्स्ट हियरिंग हो गई। तो फर्स्ट हियरिंग में ही पहली बार में क्या करते हैं, ऑर्डर 10 कि पक्षकारों को सुना जाता है। अगर न्यायालय को लगता है अरे यार ये तो गलत कोर्ट में आ गए, तो उन्हें वापस ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा, वो सेक्शन ऑर्डर 10 के अंदर क्या बात कर रहा है। अभी प्योर भी नहीं आया मामला, बीच बीच की कुछ बातें चल रही है। यहाँ पर वाद पत्र और लिखित कथन के बाद में कोर्ट में फाइल किया है, गलत न्यायालय में आ गए, तो दूसरे न्यायालय में जाने के लिए चलते चलने के लिए ऑर्डर देगा कि नहीं होगा, या फिर मध्यस्थ में जाने के लिए कहेगा, कोई सेक्शन 89। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उन वादों की क्या करता है न्यायालय, परीक्षा करता है। और परीक्षा यहाँ पर जो परीक्षा हो रही है वो साक्ष्यों की परीक्षा नहीं हो रही, केवल ये देखने की परीक्षा हो रही है कि ये उचित न्यायालय में है या नहीं है। भाई सारी बात समझ में। आइए, ऑर्डर 11, कुछ चीज प्रकट करनी है, कुछ चीज बतानी है तो पहले लेके आ जाओ। तो यहाँ पर वो क्या है, न्यायालय आदेश दे देता है कि भाई पहली सुनवाई को सारी चीजें लेके आ जाओ, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी सारी चीजें, तो उनको क्या करिए, सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं, आप क्या है प्रकट कर दीजिए उसको। सामने वाला वादी बोल रहा है कि सर इनसे ये निकलवा दीजिए, ये इसके पास डॉक्यूमेंट है, तो प्रकट करने के लिए यहाँ पर ये ऑर्डर 11 में बात करना है। ठीक है, और अगर कोई आदमी कहता है कि सर मैं एडमिशन करना चाहता हूँ, क्रिमिनल में कन्फेशन होता है और सिविल में क्या होता है, एडमिशन। और एडमिशन वहां 58 में ही पड़ा है कि किसी में भी किया जा सकता है, वाद पत्र में या लिखित कथन में, डॉक्यूमेंट में एडमिशन कर सकते हैं नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति स्वीकृति कर रहा है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, एडमिशन। ये समझ में आ गया। तो यहाँ स्वीकृति के बारे में करें कि स्वीकृति का क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई आदमी स्वीकार कर सकता है वाद पत्र में। ठीक है, ऑर्डर 13, ऑर्डर 13 कह रहा है डॉक्यूमेंट को पेश करना, और न्यायालय को लगता है तो उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड भी कर सकता है। ठीक है, रख भी सकता है या वापस भी लौटा सकता है। और आइए देखिए, अब इधर देखिए, आपने वाद पत्र दिया, लिखित कथन किया, फर्स्ट हियरिंग हुई, ये सारी कार्रवाई करी उसने, नहीं समझे, फिर उसके बाद में करता है इश्यूज फ्रेमिंग। कहां पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। ठीक है, विवादों की विरचना कहां हो रही है, क्योंकि वाद पत्र और लिखित कथन और अन्य बातों को, इन सबको डॉक्यूमेंट, इन सबको देख के, स्वीकृतियों को देखते हुए वो क्या करेगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यू, विवादों की विरचना करता है। ठीक है, और देखिए ऑर्डर 15 क्या कहता है, प्रथम सुनवाई में भी निर्णय कर सकता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि पहली सुनवाई में निर्णय हो जाए, पर यहाँ पर ये कह रहा है कि फर्स्ट हियरिंग में भी निर्णय किया जा सकता है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, फ्रेमिंग ऑफ सूट के बाद फर्स्ट हियरिंग है। नो, ये जिस दिन वाद कथन और लिखित कथन के बाद में जो पहली डेट जारी की जाती है वही है, तो उसमें पहली सुनवाई पर भी निर्णय कर सकता है, नहीं तो ये सारा ऑर्डर भी दे सकता है, और बाद में क्या करता है, फ्रेमिंग ऑफ सूट की बात करता है। चलिए, फ्रेमिंग ऑफ सूट के बाद में अगर प्रथम सुनवाई में निर्णय नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर 16 के अंदर साक्ष्यों को, ऑब्वियसली साक्ष्यों की परीक्षा के लिए क्या करेंगे हम, भैया चलो अपने अपने विटनेसेस को बुलाइए, अपने अपने विटनेसों की लिस्ट दीजिए। तो लिस्टिंग होती है यहाँ पर, तो किन किन को समन करना है, किन को नहीं करना है, ये आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग ही होती है, सॉर्ट के क्या इश्यूज फ्रेमिंग ही बात होती है। ठीक है, और अगर कोई कारागार में बंद है तो उसके लिए ऑर्डर 16 रूल है, कारागार में बंद कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी तो समन कर सकते हैं। ये दोनों की बात कर रहा है, 16 और 16 है। आइए 17 क्या कहता है, एडजॉर्नमेंट। देखिए, न्यायालय का उद्देश्य कभी नहीं होता कि वो कार्रवाई को रोके, कार्रवाई को स्टे करे, एडजॉर्न करे। इसीलिए 3 बार से अधिक एडजॉर्न किया ही नहीं जा सकता, और विशेष परिस्थिति होंगी कि वो बीमार हो गया या कुछ हो गया तो ही एडजॉर्नमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा, अदरवाइज मोर देन 3 से ज्यादा बार के लिए एडजॉर्नमेंट दिया ही नहीं जाएगा। और वकील है, सर ये हो गया, हड़ताल कर देते हैं, ये कर देते हैं, एडजॉर्न करना पड़ता है, इनको स्थगित करना पड़ता है, अदरवाइज विधि ने, सीपीसी में, क्रिमिनल में तो है ही नहीं है, नहीं समझे, सीपीसी ने। और एडजॉर्न देखो अलग चीज है, एडजॉर्न न्यायालय अपनी इच्छा से करेगा, आपकी उससे नहीं करेगा। आप तो केवल एप्लीकेशन का वो राइट बनता है आपका कि स्वीकार तो नहीं करूंगा, तो एडजॉर्नमेंट कोर्ट की पावर होती है। जी समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑर्डर 17 में क्या है, एडजॉर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है।
फिर ऑर्डर 18 क्या कहता है? ऑर्डर 18 कहता है कि भाई आपके पक्षकार आ गए, साक्षी आ गए सारे, तो उनकी परीक्षा करेगा। ये सीपीसी के वो एविडेंस एक्ट में याद है आप, प्रति परीक्षा, ये सारी परीक्षा ऑर्डर 18 के अंदर होती है। बहस बहस सब चीजें इसके अंदर आएंगी ऑर्डर 18 के अंदर। अब बहस जो साक्षी परीक्षा कर रहे हैं साक्षी की, तो किस पे की जाती है? शपथ पत्र। ऑर्डर 18 परीक्षा हो गई। ऑर्डर 19 क्या है? एफिडेविट पे देंगे सारे साक्ष्य, अपनी मर्जी से कुछ नहीं देंगे, नहीं तो बाद में उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, तो हर चीज किस पे देंगे? एफिडेविट। एक भी सीक्वेंस ऐसा नहीं है खराब। और लास्ट में ऑर्डर 20 जजमेंट और 20A आपके खर्चे जो चीज समझ में आ गया? निर्णय के साथ में खर्चे। तो देखो सूट की क्या प्रोसीडिंग हुई है। हमने सेक्शन 1 से लेकर 35 पद से पढ़ लिया था, वहां तो छोटे मोटे नियम थे, उसको विस्तार से कौन बता रहा है? जैसे समन देख के आइए, ऑर्डर 5 देख के आइए, पूरे रूल्स कितने इसके अंदर देख क्या 30 नेक्स्ट में चल जाओ 30 है कि नहीं? एक एक चीज विस्तार से बता रखी है। तो अब आपको मैं बहुत बड़ी बात है, सीपीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जहां भी समन आएगा ना, ठीक है, वहां पर सिविल मैटर में बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान देना, सिविल मैटर में जहां भी वो समन आएगा तो इसको देख लेना ऑर्डर 5 क्या कहता है। इसीलिए कहते हैं सीपीसी पढ़नी बहुत जरूरी है। और क्रिमिनल में अफसाना ये चीज कहां लिखी हुई है कि जहां भी समन या वारंट आएगा उसका निर्देश, जहां पे जो समन और वारंट वगैरह रखा उसका वही अर्थ लिया जाएगा संपूर्ण सीआरपीसी में। सेक्शन है क्या कोई ऐसा? 61 से 61 से लेकर 69 तक तो दे रखे हैं समन, 70 से ले रखे हैं, ठीक है, और आपके दे रखे हैं 80 तक दे रखे हैं, ठीक है, 81 तक दे रखे हैं वारंट। फिर उसके बाद में कुर्की दे रखी है, अटैचमेंट दे रखी है 82 से लेकर 86 तक। मैं कह रहा हूं कि समन और वारंट के उपबंध जो यहाँ दे रखे हैं वो संपूर्ण सीआरपीसी पे लागू है। ये कहाँ दे रखा है? सेक्शन 90 यही कह रहा है कि जहां पर जो समन बता रखा है वो पूरे सीआरपीसी को उसी संदर्भ में समन बनेंगे। आप ध्यान में क्यों बता रहा हूँ, सीपीसी में समन अलग है, सीपीसी में समन अलग है, तो उसको सीआरपीसी के समन के तहत नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों को भी समन जारी किया जाता है और सीआरपीसी में केवल पुरुष को, वो भी कौन सा? 64 समझ में आ रही है? हाँ, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है, ये जो समन पढ़ेंगे ये ओनली सिविल लॉ के अकॉर्डिंगली समन पढ़ेंगे, और क्रिमिनल में सीआरपीसी में समन पढ़ेंगे तो 61 से लेकर 69 तक समन के प्रोविजन दे रखे हैं। मेरी बात समझ में आ गया? वारंट जैसी सी चीज यहाँ पे कोई चीज होती नहीं, ये समझ में आ गया? ये कहना चाहते हैं। तो ये चीजें पढ़ ली आपने तो सारी चीजें सब तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी पट्टा पड़ा था, समन जारी किया जाता है या फिर जारी किया था उसमें, ठीक है, ये क्या है समझ में, तो ये सारी चीजें पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो देखा आपने कितना सीक्वेंस से बता रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज करते जाएंगे चीज होती जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी के साथ में अगर सेक्शन जोड़ने लगे, ठीक है, वो तो बाद में जोड़ेंगे, नहीं तो क्या कंफ्यूज जाओगे। चलिए अब पार्ट बी क्या था? एग्जीक्यूशन, वो है ऑर्डर 21। देखो 20 तक यहाँ कंप्लीट हो गया, ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है। और जो सेक्शन क्या थे 76 से लेकर 70, और पार्ट सी में क्या ऑर्डर कौन से हैं? 22 से लेकर 51। अब इसका भी एक चार्ट बना ले, ठीक है, आज यही चार्ट बना लेते हैं, फिर मिक्सिंग हम कल कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको याद हो गया इन दोनों का मिक्सर हम पढ़ लेंगे कल। चलिए, तो ऑर्डर 22 देखो, एक एक चीज देखते जाओ। ऑर्डर 22 इसकी बात कर रहा है, मैंने कहा था ये आनुषांगिक कार्यवाही है, ये बीच बीच में यूज होती है। इन जो वाद प्रोसीडिंग हुई है पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक निर्णय तक, इनके बीच में ये चीजें क्या होती है? यूज होती है। तो कोई पक्षकार अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या उसका मैरिज हो जाती है, तो उसका वाद के पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात बताएं, ठीक है। ऑर्डर 23
कहता है कि कोई व्यक्ति अगर वाद को वापस लेना चाहता है, प्रत्याहरण करना चाहता है, तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब यहाँ पर समझौता डिग्री की बात कर रहा है। समझौता होता है ना लोगों में, वापस ले लेते ना केस को, सीआरपीसी में शमन, ठीक है, शमन कर लेते हैं, कंपाउंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, समझौता। 390 या हर मैटर का समझौता हो सकता है, वहां सीआरपीसी में लिस्ट दे रखी है। हेलो सर, अपील का लास्ट वाला सेक्शन है क्या, समन वाला, 394 या 395 ऐसा कुछ सीआरपीसी में। 394, हाँ, ये उपसमन मतलब। हाँ, ठीक है। तो समझ में आई आपकी बातें, ठीक है। आइए अब भाई, आप क्या है, कोर्ट में जा रहे हो, ऐसे चल जाओगे तो आपको सिक्योरिटी मांगते हो। जी समझ में आ गया। तो आपसे क्या है, प्रतिभूति जमा करने के लिए कहते हैं। भाई कोर्ट में हम ऐसे नहीं जाने देंगे, आप सिक्योरिटी पहले जमा कर दीजिए। तो 24 और 25 प्रतिभूति और इन सब के लिए क्या है, जमा करने की बात जैसी थोड़ी सी डाउन चल रही है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, तो न्यायालय में जमा करना और न्यायालय में प्रतिभूति, ठीक है। आइए 26, मैं लिख नहीं रहा पर ऐसे बता रहा हूं आपको। 26 ऑर्डर की बात कर रहा है, कमीशन, और जो बहुत बार आते हैं किस किस के लिए कमीशन जारी किया जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि लगता है कि यही से पूछेगा, और कमीशन एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कमीशन की बात कर रहा है ये, और यही कमीशन कहा था 75 से लेकर 78। ये समझ में आ रही है आपको। ये है ऑर्डर 27, सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध बात था, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है ऑर्डर 27। ऑर्डर 27A ये कह रहा है कि संविधान के निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई वाद आ गया, या विधि का कोई प्रश्न से संबंधित कोई वाद आ गया, तो उसको कैसे सूट किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, उसके बारे में क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी, क्या नहीं अपनाई जाएगी, वही कह रहा है। देखो नॉर्मल सूट तो यहाँ पे आ रहा है, और कोई विधि का प्रश्न आ गया, नहीं समझे, या कोई पक्षकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए भी तो हम कैसे जा सकते हैं, और इस तरह से जाए। किसके माध्यम से जाएंगे, तो आपने सुना है महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े, उनके माध्यम से जाते हैं, ठीक है। वो जाएगा, उसको देंगे आप, वो अपनी तरफ से आएगा कोर्ट में। आइए 28 ये कहता है कि भाई निगम भी होते हैं ना, कॉर्पोरेशन, वो भी तो सरकार का भाग है, राज्य की उसमें परिभाषा के अंदर आता है। तो निगम किस तरह से सूट लेके आएगा, या निगम के विरुद्ध कैसे वाद लेके आएंगे, वो यहाँ बता रखा है, ठीक है। हेलो सर, ठीक है, 28 में, 29 में निगम, 28 में क्या है, सैनिकों द्वारा। हाँ सैनिक, सॉरी सैनिक, ये गलती हुई, यहाँ सैनिक के विरुद्ध वाद है या सैनिक के द्वारा विरुद्ध वाद है। 29 में है आपके निगम है, ठीक है। ऑर्डर 30 में आपके फर्म आ जाते हैं, जितनी भी आपकी फर्म्स होती है पार्टनरशिप के तहत, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो फर्म होती है, वो फर्म किस तरह से वाद लाएगी, तो सारे लोग एक साथ वाद ला सकते हैं, ठीक है, सही पक्षकार होके। ऑर्डर 31 ट्रस्ट भी बनता है, ठीक है। तो ट्रस्टी किस तरह से वाद लेके आएगा, किस तरह से नहीं लेके आएगा, वो यहाँ पे बता रखा है। न्यासी किस तरह से न्यास के संबंध में वाद लाएगा। ऑर्डर 32, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब माइनर, भाई माइनर किस भी आपसे, तो मैंने ये बताया था, क्या एलआर माइनर हो सकता है, हो सकता है, वो विधिक प्रतिनिधित्व तो एलआर भी हो सकता है, पर जब भी वो सूट लेके आएगा तो खुद नहीं लेके आएगा, किसके माध्यम से आएगा, न्याय मित्र के माध्यम से। समझ में आ गया, या वाद मित्र, नेक्स्ट पॉइंट, उसके माध्यम से क्या वो वाद लेके आएगा। तो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर 32A कुटुंब की बात कर रहा है, जो अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ठीक है, वो कुटुंब किस तरह से वाद लेके आएगी, किस तरह से कौन वाद लेके आएगा, तो एक लिस्ट दे रखी है वहां पर कि किसके ब्याह से कौन लाएगा, तो कुटुंब की पूरी लिस्ट है। ऑर्डर 33 देखो कितनी इंपॉर्टेंट आता है। ऑर्डर 33 है निर्धन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति के पास पैसे नहीं है सूट फाइल करने का, तो वहां पूरा प्रोसेस है निर्धन व्यक्ति का। ऑर्डर 34
बंधक पढ़ा है आपने, मॉर्गेज बंधक से संबंधित बात किसकी बात आ रहे थे वहां पे, बताइए कौन कौन से बात थे? मोचन का अधिकार, रिडेम्पशन का अधिकार, वो सारे अधिकारों के बारे में बात लेके आ सकते हैं। चीज समझ में आ गया आपके? आइए ऑर्डर 35, अब वो इंटरप्लीडर सूट पढ़ा था आपने, वहां तो सेक्शन क्या, यहाँ ऑर्डर उसको एक्सप्लेन करना है, वो तो एक ही सेक्शन है, यहाँ पर पूरे रूल्स के आधार पर उसे बताया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सारी चीजें। इसीलिए कहते हैं, एक चीज कहते हैं कि सीपीसी के अगर सारे प्रोविजंस याद कर लिए, कोई जरूरत नहीं कहीं भी कोर्ट में किसी प्रैक्टिस करने की, ये जो रूल्स है इसके अंदर लिखे हुए वो सारी की सारी बातें बता देते हैं। और ये बात बिल्कुल नहीं कहना, सीनियर लोग कह रहे हैं यार प्रैक्टिस कुछ अलग होती है, किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी होती है, ये सब मूर्ख होके करते होते हैं। एक कानून कभी नहीं बदलता, लोगों ने अपने हिसाब से कोर्ट बना लिए है, नहीं तो जिनको फैसला देना होता है ना वो मूर्ख नहीं है, नहीं समझे, वो तो कानून के नजर से हिसाब से करेंगे। वकील लोग अपनी पैड बनाने के लिए, दादागिरी दिखाने के लिए, क्या हड़ताल ना करने के लिए धमकी देकर वो अपने एक प्रोसीजर बना लेते हैं कोर्ट के अंदर। पर कानून में आप छोटे स्तर पे कर लो, हाई कोर्ट पे जाएगा तो सब फैसले गलत हो जाएंगे, क्योंकि विधि से आगे क्या है कोई बात। और यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, कानून तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस कोटा में अलग चल सकती है, जयपुर में अलग सकती है, भरतपुर में दादागिरी से चल सकती है कि ना ऐसा होगा, हम तो ऐसा करेंगे, नहीं समझे, पर कानून को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आइए तो इंटरप्लीडर सूट, ठीक है, यहां तक हमारा क्या है, ये संबंधित विशेष जो मामले थे ना, ये सारे मामले अलग मामले 27 से लेकर, और ये आइए 36, 37 के बाद ये विशेष कार्रवाइयां पढ़ी थी आपने, विशेष का ये यहाँ पे है विशेष मामला, विशेष मामला, ठीक है, वही समझौते की बात हो रही थी यहाँ पर कि समझौता कौन कर सकता है, कब कर सकता है, तो उसके लिए अलग से क्या उसके अलग से बात करेगा, वहां पर इश्यूज नहीं बनते, दोनों में समझौता हो रहा है, केस तो कर दिया पर इश्यूज बनाने की क्या जरूरत आ रही है, दोनों में आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, वही ऐसे ऐसे ऐसे, वो विशेष मामला हो गया। यहाँ पर समरी प्रक्रिया, संक्षिप्त प्रक्रिया, जी समझ आ गया, प्रोसीडिंग नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, सिविल होती है। कार्रवाई शब्द जहां पे भी आती है, शब्दों को ध्यान रखना, या प्रक्रिया दे रखा है वहां कार्रवाई है, संक्षिप्त कार्रवाई है, तो कार्रवाई शब्द के लिए जहां भी है तो क्रिमिनल समझ लेना उसको, ये समझ में आ गया। तो ये है संक्षिप्त प्रक्रिया कि क्या मामले को संक्षिप्त तरीके से भी निपटा सकते हैं, इतना बड़ा प्रोसेस लेने की जरूरत नहीं। आगे बात हो। और ऑर्डर 38, 39 निर्णय से पूर्व कुर्की, और ये जो मैंने बताया था ना आपको अनुपूरक कार्यवाहियां, कि भाई मुझे जजमेंट से पहले सर ये काम करवाना है। रिलीफ, एक शब्द लिख लो, बहुत अच्छा शब्द है, अगर कोई रिलीफ प्राप्त करना चाहता है ड्यूरिंग द केस, विचारण के दौरान, ट्रायल के दौरान, तो वो ये काम करवा सकता है, उसे कहते हैं अनुपूरक कार्रवाइयां। तो वहां पर गिरफ्तार करने से पहले वो क्या है, निर्णय से पहले कुर्की और ये सब करवा सकता है। और देखो 39 क्या कहता है, इंजेक्शन, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट, ठीक है, एक होता है परमानेंट। तो टीआई जो एप्लीकेशन होती है, इस बार इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया कि ये कब जारी की जाती है? जब आप सूट फाइल कर रहे हो, देखो कितनी बड़ी बात है, जब आप सूट संक्षिप्त किया आपने, तो सूट के साथ में एक और कॉपी जाती है, वो काई की होती है, टीआई कि सर मुझे तुरंत रिलीफ चाहिए, सूट तो सुनते रहना, ये निर्माण कार्य कर रहा है तो तुरंत मुझे क्या है दीजिए, तो टेम्परेरी इंजेक्शन दीजिए, लेने आ जाएगा तो बाद में तो परमानेंट हो ही जाएगा। तो दो कॉपी लगती है, एक तो सूट की तो अलग होती है, उसका टॉपिक होगा ऑर्डर 7, वाद पत्र संस्थित किया जाना, और एक और लगती है ऑर्डर 39, वो भी एक कॉपी जाती है, जेरॉक्स नहीं लगा देना, उसका टाइटल लगा के, उसका टाइटल लगा है, समझ में आ रही है? इसकी भी दो प्रति होंगी, इसकी भी दो प्रति होंगी, केवल ये एक एक करके मत दे देना, क्योंकि ये कॉपी अलग जाएगी, ये कॉपी अलग जाएगी। आगे बात है, टीआई की केस की सुनवाई पहले होगी, ये बात ठीक है, धीरे धीरे सारा चीज करते जाएंगे। आइए ऑर्डर 40, ऑर्डर 40 कहता है रिसीवर, जब किसी
प्रॉपर्टी का मामला होता है और उस प्रॉपर्टी को नष्ट होने से बचाना होता है, ठीक है। ये तो सामने वाला नष्ट कर देगा, तो उसके लिए क्या अपॉइंट करना होता है एक आदमी को, उसको कहते हैं रिसीवर की नियुक्ति। रिसीवर अपॉइंट कर लेते हैं कि भाई तू देखभाल करना, तेरी जिम्मेदारी है। अगर इस प्रॉपर्टी को कुछ लॉस हो गया तो हम सारी चीजें तेरे से लेंगे, एज ए तू ओनर ही बन गया इसका, ठीक समझ गया? पर ये न्यायालय द्वारा बनाया जाता है रिसीवर। या आप पक्षकार बोल सकते हो, पार्टीज कह सकती है कि सर इसे बना दो, इसे बना दो, क्योंकि प्रॉपर्टी का मेन उद्देश्य क्या है, उसको प्रिजर्व करना, नष्ट ना होने देना, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, रिसीवर। तो ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके बाद में ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 41 से लेकर 51, ये सब किससे रिलेटेड है, अपील से रिलेटेड है। कौन सा समझ में आ गया? और वही मैंने बताई थी, फर्स्ट अपील 41, आगे बात समझ में, सेकंड अपील 42, आदेशों की अपील 43, आ रही बात समझ में? निर्धन व्यक्तियों की अपील था 33 में, इसमें तो सूट फाइल हो गए यहाँ पे, और उसकी अपील कौन करेगा, ऑर्डर 44 में। आ रही बात समझ? तो कुछ नहीं है, एक एक चीज करते जाएंगे, चीज आ जाएगी समझ में, नहीं हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये याद, ऑर्डर 33 क्या कहता है, 22 क्या कहता है, ये तो पता होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज है। तो चार्ट को इस तरह से लिख लिख के याद करो, 3 फॉर्मेट बनाओ, 3 इस तरह से तरीके बनाओ, कुछ भी करो कैसे भी करके। अगर आपके पास नोट्स होते तो शायद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहले बच्चों ने काफी अच्छी मेहनत करी है वहां पर, ठीक है। तो आज हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है क्लास, ठीक है। यहाँ 51 तक हमारे ऑर्डर हो गए। कल सबको याद होना चाहिए, आप 8:15 से स्टार्ट करेंगे हम क्लास, 8:15 से 8 बजे आ जाना, 8 बजे आ जाना, सारे बच्चे मैं क्लास ऑन कर दूंगा, 8 बजे सारे आ जाना। 15 मिनट तक आप सब क्या है, या फिर मैं सुन लूंगा आपसे, या फिर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से काम नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं समझे? तो 15 मिनट तक हम, या 5 या 10 मिनट तक, 10 मिनट तो मिनिमम है, मैं किसी बच्चे से रैंडमली पूछूंगा, और प्लीज प्लीज मुझे निराश ना करें, ठीक है। एक्सक्यूज तो मुझे बिल्कुल नहीं चलते हैं, आप मना कर दो सर याद नहीं किया, मैं मना कर दूंगा, सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, किस किस को एक्सक्यूज देते रहोगे, ठीक है। तो कल हम इसको आगे बढ़ेंगे, और कल की क्लास इंपॉर्टेंट है। ये तो क्या चैप्टराइजेशन था, कल से मेन चीजें स्टार्ट हो गई। मेरे को लगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 2-3 केस पढ़ा दूंगा, और कल करा देंगे आगे। बड़ा आप प्लीज ले लेना उनसे, एक दिन के लिए दे दो इनको, कल लेके आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं।